साहब आपकी बेटियों का भी एक वीडियो पैगाम वायरल हो रहा है जिसमें कुरान पाक पे हल्फ रख के हाथ रख के आपकी बेटियां ये गवाही दे रही हैं कि हमारी जो वालिदा है वो बड़ी पापर्दा है और उन पर झूठी और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप 4 साल खामोश रहे, आप पर इल्जामात लगते रहे कि आप डीपीओ के तबादले करवाते रहे हैं। आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें आप फायरिंग कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि 4 साल के बाद आके आप इस तरह के इल्जामात लगाते हैं? तो आप अपनी बेटियों का नहीं सोच रहे कि जो कुरान पाक पे हाथ रख के आपकी कह रही हैं कि मेरे बाप पे कुछ शायद प्रेशर है, और आज आपका बॉडी लैंग्वेज भी पूरी कौम देख रही है, जिस तरह से आप घबराए हुए हैं, आप मेरे ख्याल में काम भी रहे हैं, तो आप पे ऐसा क्या प्रेशर है कि आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी सबके अहलिये के बारे में? अब मैं जवाब दूँ। एक तो मैं आपको देख के काम कर रहा हूँ, नहीं, मैं एक तो आपको देख के काम कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि आपने एक सवाल में ना 5 सवाल किए हैं। आपने ये सवाल किया कि बेटियों ने आपके ख़िलाफ़ बोला, बेटियों ने कुरान पर रख के आपके ख़िलाफ़ गवाही दी, आपने फायरिंग की, आपने और तीसरा चौथा क्या था, डीसी का तबादला करवाया, 4 साल खामोश भी रहे और 4 साल खामोश रहे। अब ये 5 बातें हो गई। अब मैं अगर 5 बातों का बारी बारी जवाब दूंगा ना तो वो कुछ मामला ऐसे हैं जो सब्जेक्ट्स हैं वो बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रा दोबारा नंबर 1 एक मिनट, मेरी बेटियाँ ना, मुझे पता है मेरी बेटियाँ दोनों मैरिड हैं, अपने अपने घर वाली हैं, ठीक है। उनको कैसे दिलवाया गया, क्या कहा गया, उसमें आप ज़रा दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो। उन्होंने कहीं ये बात की है बेटियों ने, उनके कंटेंट्स देखें ज़रा, नंबर 1। नंबर 2, आप बात कर रहे हैं इद्दत की, ये सॉरी बात कर रहे हैं इद्दत की। इद्दत और तलाक मियाँ और बीवी के दरमियान 2 अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मियाँ और बीवी का। जब मैंने तलाक दी मेरे बच्चों को नहीं पता, आपको बताया ना कि 14 दिन बाद मैंने बताया कि मैंने डाइवोर्स दे दी है। ये बातें बेटियों से बच्चों से करने वाली नहीं थी उस वक्त, और ना हमने की हैं। डीपीओ का तबादला मैंने करवा दिया, उसमें मुझे वो मोटो हुआ चीफ जस्टिस के सामने, और मैंने चीफ जस्टिस के सामने जाके बात की। मुझे बताएं कि अगर मेरी बेटियों का मसला हुआ, सड़क पे रोककर पुलिस ने तंग किया, तो मैंने आईजी को कॉल की कि जी आप ज़रा संभालें, और मैंने आईजी को कॉल की, और फर्रा गोगी और उसका मियाँ, उनको जब पता चला कि ये हुए, वो ख़ुद ब खुद पेरेंट्स बने हुए थे ना, हम बच्चों का ख्याल करने वाले हैं बग़ैर वजह के, उन्होंने बुज़दार को कह के कराया, और कोर्ट में उसने माफ़ी मांगी, जमील गुजर ने, उसमें आईजी ने माफ़ी मांगी और बुज़दार ने माफ़ी मांगी, और मुझसे कोर्ट ने 5 बेंच जजेस का था बेंच था, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये कहा, ये ज़रा गौर से सुन लें बात, कि मानेका साहब आपकी बेटी हमारी बेटी है, कौम की बेटी है, हम आपसे माजरत करते हैं। उसके बाद मैंने बाव किया कि जी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी इज़्ज़त आपने रख ली, अल्लाह ताला के फजल करम से। उसके अलावा कोई और तो पूछे। मैं रुस्वा नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि मैंने जब आपसे ये बात की है कि इद्दत के 3 महीने किस लिए होते हैं, आप मुझे जवाब दें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया कि 3 महीने इद्दत रखो, वजह क्या? कोई रीज़न तो होगा ना। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल के मामलात बग़ैर वजह के नहीं होते, हिकमतों से और मेहरबानियों से भरपूर होते हैं। वो इसलिए कि माशरे में हो सकता है कि ये दोबारा एक ही रिकन्सिलिएशन हो जाए, इनको मौका दें, हो सकता है ये घर ठीक हो जाए, ये घर आबाद हो जाए। जब मैं रिकन्सिलिएशन के चक्कर में हूँ, मेरी वालदा भी हयात हैं 24 जनवरी तक, वो मुझे कह रही हैं 24 दिसंबर को एडमिट हुई हैं, उससे पहले मुझे कहती है खावर तुम उसे लेके क्यों नहीं आते? मैं कहता हूँ मम्मी जाऊँगा। अब मैंने उनको नहीं बताया कि डाइवोर्स हो गया, क्योंकि वो शी वॉज नॉट वेल। मैं उनको कह रहा हूँ ले आऊँगा। जब वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई हैं, उस वक्त वो कोमा में चली गई। उनका जो मेरा राइट था रिकन्सिलिएशन का, जो कि 14 फरवरी को 3 महीने पूरे होने थे, मैंने 14 फरवरी तक जैसे भी मेरी बहन जाती, कोई जाता, हमारे ख़ानदान वाले जाते, हमने रिकन्सिलिएशन का हमारी नीयत थी। और जब रिकन्सिलिएशन की 2 घरों को घर टूटते अच्छे नहीं लगते, और ख़ास तौर पे मेरा घर जो 28 साल से अल्लाह के फजल करम से सुखी खुशी रहा, 5 बच्चे हुए,
और सडनली ऐसा हो जाना हमें बहुत गहरा ज़ख्म था। जब रिकन्सिलिएशन की नीयत थी तो हमें तो वक्त ही नहीं दिया गया। और अगर दूसरा कि मैं उस वक्त भी गाली गलौच ही रखता। एक मिनट जी, एक सवाल कर लिया मैं इस मुझे यार जवाब दे दूँ ना। जवाब ये है कि मेरा जो राइट था रिकन्साइल करने का विद इन दोज 3 मंथ्स, जो इद्दत का पीरियड था, उसको तो ब्रीच कर दिया गया इन्होंने दोनों ने, कि अपने इद्दत से पहले, इससे पहले कि मैं रिकन्साइल करता, हमारा घर दोबारा बस जाता, मैं क्यों गाली देता। कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से प्यार मोहब्बत से चलें, समझाएं, अच्छा कहें उसे, अच्छा कहें कि 3 महीने इद्दत की ख़त्म होने से पहले घर दोबारा बस जाए। बच्चे भी ये कहते थे बाबा ठीक कर लेंगे, वालदा फौत होने से पहले कहती कोशिश करती, तो वो राइट तो मैं नहीं दिया गया, मेरे से वो राइट ले लिया गया कि निकाह पहले कर लिया गया। अब मुझे बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या मैं एंड तक 3 महीने तक गालियाँ निकालता रहता और फिर वो निकाह कर लेता? फरमाइएगा, आपने किया, पहले तो आपके साथ सर इजहार हमदर्दी है। ज़ाहिर बीवी के छिन जाने का गम सबको होता है, तो मुझे भी इजहार हमदर्दी है। और फिर आपकी वालदा भी फौत हुई। सर हुजूर, आपने जब उन्हें तलाक दे दी तो उसके बाद क्या था? आपने तो उन्हें छोड़ दिया ना। आपने तलाक का मतलब यही है कि ला ताल्लुकी होगी। आपको क्या हुआ? अभी आपकी गुफ्तगू से भी मुझे लग रहा है माथे पे पसीना, अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे। कैसे साबित करेंगे कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है? आप बगैर प्रेशर के ये जो भी केस कर रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, इसको जरा प्रूव की। और ये बताइएगा कि कब से बुशरा बीबी के आपने रवैये बदले देखे? आपने कहा कि 4 साल से मैं देख रहा हूँ वो सारी चीजें। नहीं 4 साल से रवैये बदले। पहले आपका पहले सवाल का जवाब दे लूँ ना। अच्छा, अगर इजाजत दें ना, मैं इद्दत का आपने भी सवाल किया और ATV से भी किया है इद्दत के बारे में। नहीं वो बात वही है। मैं उसकी लीगल उसमें जो, क्योंकि इनको कानून का नहीं पता, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लिश लॉ के हवाले से आपको बता देता हूँ कि जब तलाक दे दी जाती है तो क्या वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है और क्या हस्बैंड के पास रिकन्सिलिएशन का या रीयूनियन का जो है वो राइट ख़त्म हो जाता? वह जब जो तलाक दी जाती है क्या उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा? नहीं। अल्लाह ताला ने जो 3 माह की इद्दत रखी है ना कुरान पाक में, वो इसीलिए रखी है कि रीयूनियन के लिए, इन ऑर्डर टू सेव द फैमिली बॉन्ड जो टूटने जा रहा है, ताकि बच्चों की भी लाइफ, फैमिली की लाइफ, आने वाली नस्लों की जो ज़िंदगी है उसे महफूज किया जा सके। अब उसके अंदर मियाँ बीवी का अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं रहता इद्दत के दौरान, लेकिन 90 दिन के अंदर हस्बैंड को ये इख्तियार हासिल है कि वो जब चाहे रजू कर सकता है। ये कुरान पाक भी कहता है, अल्लाह ताला का कलाम भी कहता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है, और इवन जो फैमिली लॉ की सेक्शन 7 है वो भी ये कहती है कि 90 दिन का जो इद्दत पीरियड है उसके अंदर हस्बैंड जो है रिकन्साइल कर सकता है, वो रजू कर सकता है। तो इसलिए उस हवाले से अगर देखा जाए अज़दवाजी ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता वो इंटैक्ट रहता है। क्यों? अब इसमें अगर इमरान नियाज़ी और बुशरा बीबी के जो वकला हैं उन्होंने जो फोकस किया इद्दत के ऊपर 90 डेज़ का, वो ये कहते हैं कि अगर तलाक देने के बाद कुछ दिनों के बाद खावंद की डेथ हो जाती है और इद्दत के 90 दिन पूरे नहीं होते, तो औरत को ये इख्तियार हासिल है कि वो तलाक देने वाले शख्स की जायदाद में से अपना हिस्सा मांग सके। अब एक तरफ वो 90 डेज इद्दत मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि कौन से वरासत के मामलात में अगर खावन तलाक दे देता है अपनी बीवी को, उसने खर्चा लेना हो खावन से जिसने तलाक दी है, उसमें भी वो कहते हैं कि 90 डेज का औरत के पास हक हासिल है कि वो अपने खावन से खर्चा मांग ले इद्दत के दौरान। जब ये 2 चीज़ें वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि औरत वरासत में हक ले सकती है तलाक देने वाले शौहर के, और इद्दत के दौरान यानी कि 3 माह के दौरान अपने खावन से अपना खर्चा मांग सकती है, तो ये कैसे मुमकिन है तलाक के दूसरे मामले के अंदर वो कहें कि इद्दत का पीरियड 90 डेज से कम होके वो 39 डेज पे आ गया? नहीं। और जो 39 डेज वाली बात है, क्योंकि वो एक अदालत में सब जुडिस है, मैं उसके ऊपर नहीं बोलूँगा। इसका जवाब यह आ गया कि जिन लोगों के जहन में ये सब वो है कि तलाक प्रोनाउंस करते ही वो रिश्ते नाते तमाम ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इस्लाम ने और हमारे पाकिस्तानी लॉ ने उसका रास्ता दिया हुआ रजू करने का होता है, वो बीवी ही होती है, और इसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट भी है कि जब तक इद्दत का टाइम पीरियड पूरा नहीं होता तो मुतल्लिका जो खातून है वो तलाक देने वाले बंदे की वाइफ ही कंसिडर होती है।
अजीज फाउंडेशन इस्लामाबाद से मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो बीबीसी में एप्लीकेशन फाइल की वो फ्रॉडुलेंट मैरिज की थी 496 के तहत। उसके बाद आपने वहाँ पे ये बात भी की जाहिद आसिफ चौधरी ने अदालत के अंदर कि ये केस ज्यादा 494 और 495 का बनता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अदालत में इद्दत की और 90 डेज की बात हो रही है। तो ये समझ से बाहर जो फ्रॉड कमिट हुआ है उसके बारे में काइंडली थोड़ा सा बता दें। और जाहिद आसिफ चौधरी क्या कल से अदालत आएंगे? मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस मामले में ना मैं इसका ये क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना अभी एजिटेट करना है मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हमने आर्गूमेंट्स करने हैं अभी कोर्ट में, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मैटर इज सब जुडिस बिफोर द अपेलेट कोर्ट। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एक मेरे बहुत ही करीबी जानने वाले उनके साथ एक ऐसा ही वाक़या आज से कोई 15 साल पहले हुआ। मैं ज़रा आप सबको बता दूं और ये मेरा फ़र्ज़ है कि उसकी मैं बात आप तक पहुंचाऊं। उसने मुझे कल अमेरिका से मैसेज किया है कि डियर आप ज़रा प्लीज़ सिर्फ जस्ट गिव मी 1 मिनट कि डियर खावर आई एम सो हैप्पी टू सी योर मैसेज एंड आई वांट टू अश्योर यू दैट प्लीज़ टोटली फील फ्री टू कॉल मी। पर्सनल सेटबैक्स आर एक्सट्रीमली पेनफुल. You have been through this episode and so have I. It took me like 10 years to fully recover. None of this when we talk directly. As your old friend, I only want to emphasize at this moment, as I do not know your exact situation in terms of freedom of choice and speech, please keep the so-called truths away from the facts. What we may believe to be true may not be the fact on grounds. One final thought at this moment, errors, mistakes and blunders of the past can never be undone. The voices and screams too are a thing of the past. All that can be really accomplished during the last 25% of our lives is to redeem ourselves. ये बंदा इसके साथ भी ऐसा ही मिसहैप हुआ, ये मुल्क छोड़ के चला गया, अमेरिका में बैठा है 15-20 साल से। मैंने इससे कहा कि तू वापस आ जा, कहता है मैंने इस मुल्क में वापस नहीं आना, और मैं इसलिए नहीं आ रहा कि मेरे साथ जो हुआ और तू भी जा बच जा इनसे। ये हालत है हमारी। और हम इन कानून, अब देखें ना, आपका कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल, कि आपने डाइवोर्स दे दी है तो आपका तो उससे ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरीके से आपको इन्होंने देखें, जब वो रिकनसाइल होगा तो फिर दोबारा निकाह नहीं होता, वो एज सच उसी तरह आपकी बीवी वापस आती है। दैट मीन्स वो 3 महीने का पीरियड, उसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हर बात की हिकमत होती है। हम समझ क्यों नहीं रहे? हम ये कोई मामला ये नहीं कि दाढ़ी रख लें, तस्बीह पकड़ के मौलवी साहब के पास जाएंगे तो ये चीज़ें समझ आएंगी। ये हमारी माओं बहनों को, हमारे बुज़ुर्गों को भी पता है घरों में कि ये क्यों होता है, ये मामला क्यों है ऐसे। मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ कि कम से कम वो बुज़ुर्गों की वो बातें ही हम याद कर लें और अपने बच्चों तक कन्वे कर लें, हमें अगर नहीं खुद समझ आ रही। चले अगर एक चीज की, अगर सिर्फ एक चीज करें तो 1 मिनट, अगर 1 मिनट सवाल रोके। देखें, जो अदालत के अंदर भी अदालत के अंदर भी जो चीज उन्होंने भी एजिटेट की है कि इस पॉइंट के ऊपर मेडिकल ओपिनियन होना चाहिए था, उलमा की वो ओपिनियन होना चाहिए था, तो बिल्कुल अदालत को इसके ऊपर इस्लामी नजरियाती कौंसल से या मेडिकल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगा जो ट्रोलिंग का सिलसिला है ना, एक मुख्तलिफ जमातों ने शुरू किया हुआ अदालतों के खिलाफ, कि अगर फैसला खिलाफ आ जाए तो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। मैं इसमें एक सिर्फ आपके तवज्जुह से वो करूँगा कि इद्दत वाला केस, साइफर वाला केस में, जिसमें अगर किसी